तजाकिस्तान में फंसे हैं 200 भारतीय, यह खबर मिल रही है। तजाकिस्तान में फंसे लोगों में 50 गोरखपुर के रहने वाले हैं। बर्फीली पहाड़ियों में डैम बनाने के काम में लगे हुए हैं 200 भारतीय। समय पर खाना और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप भी लग रहा है। केंद्र और मुख्यमंत्री योगी से वतन वापसी की गुहार लगाई गई है। 200 भारतीय तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। ये सेंट्रल एशियन इलाका, वहां पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे, लेकिन ये फंस गए हैं। बर्फीली पहाड़ियों में डैम बनाने के काम में लगे थे 200 भारतीय। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपसे और आपकी सरकार से, उत्तर प्रदेश से हमारी निवेदन है, केंद्र सरकार से हमारी निवेदन है। हम लोग इंडिया से तजाकिस्तान में आकर फंसे हुए हैं। तकरीबन 200 भारतीय हैं और गोरखपुर डीएम, गोरखपुर एसपी और गोरखपुर और इंडिया के तमाम न्यूज़ चैनल से हमारी दरख्वास्त है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे न्यूज़ को चलाया जाए और हमारी मदद की जाए। सभी न्यूज़ बंधुओं से हमारी निवेदन है कि हमारे न्यूज़ को अपने चैनल पर प्रसारित करें और हम लोगों की मदद करें। गोरखपुर प्रशासन से खास करके आग्रह है कि हम लोग गोरखपुर जो ऑफिस है न्यू ग्लोबल, हम लोग उसी के माध्यम से आए हुए हैं। फ्री का टिकट, फ्री का वीज़ा, फिर भी हम लोगों से 1,10,000 रुपया लिया है। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को चलाएं और इंडिया सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए, हमें हमारे वतन बुलाया जाए। नीरज श्रीवास्तव हमारे गोरखपुर संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चूंकि नीरज गोरखपुर के ही 50 लोग हैं उसमें, और गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन से भी खास अपील इस वीडियो में है, इसलिए थोड़ा और विस्तार से बताएं कि ये लोग कब वहां पर भेजे गए। देखिए राजेंद्र, जो वीडियो संदेश आया है उसके अनुसार 3 महीने पहले ये लोग अलग अलग जगहों से, यानी गोरखपुर, दिल्ली और अन्य जगहों से एजेंसियों के माध्यम से तजाकिस्तान गए थे। हालांकि इनको दूसरे काम, फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर भेजा गया था, लेकिन इनसे वहां पर मजदूरी कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, वहां से 100 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियां, वहां पर डैम बनाने का काम चल रहा है और उसी डैम के लिए सुरंग खोदने के लिए इन लोगों को लगाया गया। और इन लोगों के सबसे बड़ी बात की खाने और अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। और जो वीडियो संदेश आया, ये लोग भारत सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वापसी की गुहार लगा रहे हैं। और गोरखपुर की जिस कंपनी का नाम बताया जा रहा है उसके एजेंट ने इन लोगों से 1,10,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया है। और जो 50 लोग हैं वो गोरखपुर और आसपास के जिलों के हैं। इसके साथ ही बिहार के भी कुछ लोग हैं और अलग अलग जो भारत के अलग अलग जगहों के 200 कुल लोग यहाँ पर फंसे हुए ऐसे बताए जा रहे हैं। और अब इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। और भारतीय दूतावास के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर इन लोगों से मिलने पहुंचे थे। और कंपनी के जो HR और अन्य अधिकारी थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि इन लोगों को इंडिया वापस भेजा जाएगा, लेकिन अभी इन लोगों की गुहार कोई नहीं सुन पाया है। ठीक है, तो नीरज आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पीलीभीत से है। अवैध खनन को लेकर एक्शन में आ गए हैं भाजपा के विधायक। अवैध खनन से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को पकड़ लिया गया है। विधायक ने अफसरों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। इस सारे मामले में SDM, तहसीलदार और थानाध्यक्ष को फोन करके बुला लिया गया है। बीसलपुर के तिल संडा गांव का ये सारा मामला है। भाजपा के विधायक एक्शन में आए हैं खनन के खिलाफ। तिलसंडा के पास में इधर गुजर रहा तो मैंने देखा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है मिट्टी भरे हुए ले जा रहा था। हमने उससे परमिशन मांगी तो परमिशन दिखा नहीं सका। उसके बाद यहाँ पर लाइन लग गई। जितने करीब 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हमने यहाँ पर पकड़े हैं। और JCB मशीन जो खुदाई कर रही, मैंने दरवाजे को वहाँ भेजा था, वो भाग गया। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली। क्या पाया गया इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में? ये मिट्टी का अवैध है। भट्टे वाले जो हैं मिट्टी का अवैध खनन कर रहे थे। मुझे भी लगातार कई दिनों शिकायत मिल रही थी, चैनल द्वारा, अखबार द्वारा, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने पकड़ने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। बड़ी खबर, जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, जिनके साथ उनका गठबंधन 2022 में भी था। तो ये गठबंधन 2024 में बरकरार रहेगा। ये राज्यसभा सांसद और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है।
सर, अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आज आपकी राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने तरफ से एक सार्वजनिक तौर पर एक धन्यवाद का इजहार करूंगा जो दोबारा विश्वास मुझ पर जताया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पार्टी से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ूं। अभी पार्लियामेंट में मैंने एक बिल भी पेश किया है जिसका प्रावधान ये है कि 21 साल की उम्र में ही, यानी जब छात्र राजनीति में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं नौजवान, तो उनको देश की विधान पालिकाओं का हिस्सा बनने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। अभी 25 साल की वो लिमिट है, तो वो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ किस तरह से नौजवानों को संगठित करने की हमें और कोशिशें करनी है। पार्टी से भी हम उनको जोड़ेंगे। जैन जी, अगर बात करें तो एमएसपी का मुद्दा लगातार गूंज रहा है, लोकसभा में कल मुद्दे उठे हैं और गन्ना किसान जो है लगातार मांग भी कर रहे हैं। चूंकि आपका राष्ट्रीय अधिवेशन, आप लोगों ने प्रस्ताव भी उसको तैयार किया, तो क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो हम ये सोचें कि एमएसपी व्यापक तौर पे आप देखेंगे तो कुछ ही फसलों में कामयाब है। शांता कुमार कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता रहे, 2014 में एक कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने इस बात को पाया कि सिर्फ 6% देश के किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ सरकार को हैं। इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, एमएसपी की मांग हुई कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन वो प्रणाली आगे पहुंची कि नहीं पहुंची, अभी बजट में वित्त मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरे बजट के सत्र में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और अभी तक भाव भी घोषित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि एमएसपी पे खरीद नहीं होती, एमएसपी के नीचे भाव गिर जाते हैं फसलों के, तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती। और एक बात यह कि अभी तक भाव घोषित ही नहीं कर रही। गन्ने का भाव अब तक घोषित ही नहीं हुआ, आलू का अभी तक भाव जो है प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में घोषित नहीं कर रही। चूंकि आपने समन्वय की बात की है समाजवादी पार्टी के साथ, कितनी सीटों में आपकी लड़ने की तैयारी 2024 के लिए, और बूथ स्तर में आपने मजबूत करने के लिए क्या कार्यकर्ताओं से, तो किस तरीके से बूथ मजबूत करेंगे? सारी सीटें जब होती हैं गठबंधन में तो सारी सीट साझे तौर पर लड़ी जाती हैं, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। तब ये अहमियत नहीं होती इस बात की कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, सब सीट सारी मिलकर हम लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विपक्षी पार्टियों से हमारा मुकाबला नहीं है क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ है। वो तो जनता से ही मुकाबला कर रहे हैं। 13 महीने उन्होंने किसानों से मुकाबला किया, लगता है कि अब पार्टियों से मुकाबला न करके सीधा जनता से हाथों हाथ लेंगे। वो कृष्ण रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पहले आपको दे दें। मां बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने पर परिजन अड़े हुए हैं। 5 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिजन, और आईजी रेंज का कहना है कि परिजनों से बातचीत चल रही है। कानपुर के आईजी रेंज प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस की टीमें आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई हैं। जल्दी ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जेसीबी के ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है, ये उनका कहना है। कानपुर देहात के मड़ौली में जो घटना हुई है उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज करती जा रही है। हमारे साथ कानपुर के आईजी प्रशांत कुमार जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि पुलिस टीमें किस तरह से लगाई गई। पुलिस टीमें आप लोगों ने लगाई हैं, क्या कोई सफलता मिल पाई है जो नामजद लोग हैं उनको गिरफ्तार कर पाएँ? अभियुक्तों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। हमारी टीम्स चारों तरफ जो अभियुक्त हैं उनके घरों पे जा रही है, उनकी रिश्तेदारियों का पता कर रही है, और जहाँ से भी उनकी अरेस्टिंग संभावित है ऐसे क्षेत्रों में जा रही है। प्लस हम लोग अन्य तरीके, टेक्निकल तरीके लगा रहे हैं जिससे कि हम जो नामित अभियुक्त हैं उन तक हम पहुंच सके। अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है और उसके अलावा जेसीबी जो थी उसको सीज किया गया है और कार्रवाई प्रचलित है। इसमें साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। साक्ष्य हमें बयानों के फॉर्म में, जो वीडियोज़ हैं उनके फॉर्म में, और अन्य साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य, वो सारे साक्ष्य लिए जा रहे हैं। तो कार्रवाई प्रचलित है। जेसीबी ड्राइवर को आप लोगों ने पकड़ा? अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। आगे कितनी टीमें आप लोगों ने लगाई हैं और क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी आप लोगों को पकड़ लेंगे? हमारी टीमें काम कर रही हैं। इनफैक्ट जो नामित अभियुक्त गांव की या अन्य जगहों, सभी जगह हमारी दबिशें पड़ी और उन दबिशों में अभी हमें सक्सेस नहीं मिला है, बट हमारी टीम्स लगी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि रात आप लोग जब से घटना हुई है तब से कैंप कर रहे हैं, परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, लेकिन शव वैसे ही पड़े हुए हैं। इस पर परिजनों को कुछ आप लोग बात कर पाए हैं आगे? उसमें वार्ता चल रही है, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनके जो डिमांड्स और नए डिमांड्स हैं उन डिमांड्स का अध्ययन, फिर उस पर वार्ता करके उनको उन डिमांड्स पे एग्री करवाने के लिए की बात की जा रही है। और ये एक प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हमारा बातचीत का चल रहा है। तो आईजी प्रशांत कुमार बात करते हुए और बताते हुए कि कानपुर जो पुलिस हैं उन्होंने अपनी टीमों को एक्टिव कर दिया है और जो नेम्ड लोग हैं, जो नामजद लोग हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लग गई हैं। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात कांड को लेकर जहां मड़ौली गांव के लोग दुखी हैं, उधर गांव के लोगों का साफ कहना है कि लेखपाल अशोक सिंह का रिकॉर्ड घूसखोरी का रहा है और गांव में कई लोगों से वो खुलेआम घूस मांगता था। इस मामले में भी वो 50,000 की रिश्वत मांग रहा था और इसीलिए घटना घटी। ग्रामीणों से बात की हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जो घटना हुई है उस पर गांव वालों का क्या कहना है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बनवारी कुशवाहा। बनवारी, ये बताओ भैया, ये जो घटना हुई है आगजनी की, क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये गलत हुआ सर, गलत हुआ है। अच्छा, किसने आग लगाई? अब आग तो मौके पर उस समय तो नहीं थे, ये पता चल रहा है कि लेखपाल ने आग लगवाई है। लेखपाल ने आग लगाई? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर्वेश कुमार। सर्वेश भाई, ये क्या आग किसने लगवाई हो, क्या मामला रहा, आपको मालूम है कुछ मामला? मालूम का, हम तो कानपुर में थे, मान लो जो है उसे लेखपाल का सब लोग कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी वाले साथ में था उसके। हाँ बस। लेखपाल काहे पीछे पड़ा हुआ था? अब बता रहे थे रुपए मांग रहा था उससे। अच्छा, हाँ, कितनी घूस मांग अब जो मांगे वो है? क्या कह रहे? 50,000 कौन घूस मांग रहा? लेखपाल। काहे के लिए मांग रहा था 50,000? वो कब्जा बना रहेगा तुम्हारा। अच्छा, कब्जा बना रहे हैं। हाँ कब्जा हटवाने के लिए फिर पैसा लिया ऐसा? हाँ, अपोजिट पार्टी से पैसा ले लिया उसने 50,000। हाँ, काहे क्या हो गया लेखपाल का इतना? इतना माने जो है घूसखोर है, इतना भ्रष्ट है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, आप लोगों को भी कभी परेशान किया? अरे इतना परेशान कि सब पूरे गांव त्रस्त है, पूरा गांव त्रस्त है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका साफ तौर पे कहना है कि लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, इन सब की मिलीभगत के चलते आगजनी की घटना हुई जिसमें प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित की मौत हो चुकी है। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम और सहयोगी विकास धीमान के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला है। शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का और ट्वीट के जरिए आक्रमण सरकार पर, व्यवस्था पर। इधर सपा विधायक मनोज पांडे ने कानपुर मामले को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे इस वक्त मेरे साथ में हैं। पांडे जी, कानपुर देहात की घटनाक्रम आपको जानकारी मिली है, क्या पता चला है? देखिए, कानपुर की जो मेथा तहसील में जो घटना घटी है, उनकी जो घटना कल से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह के दर्दनाक, मानवता को शर्मसार करने वाले वीडियो देखने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश में मानवता शर्मसार हुई है। अधिकारियों की घोर लापरवाही का परिणाम है कि ब्राह्मण परिवार की 2 माँ और बहनें धू धू करके जली हैं। हमारी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन आज कानपुर जा रहा है। हम लोग पीड़ित परिवार से मिलेंगे, घटना के बारे में जानकारी करेंगे और उस घटना के जो तथ्य हैं उनको जानने के बाद उसको अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और आने वाले दिनों में उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाकर के वहाँ पूरे जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करेगा और इसके बाद रिपोर्ट अपने आला कमान को सौंपेगा, जिसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और कानपुर की घटना को भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने बहुत दुखदायी बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर बात करें तो जिस तरीके से कानपुर की घटना सामने आई है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार गरीबों को परेशान कर रही है, ब्राह्मणों को परेशान कर रही है। गरीब को परेशान कर रही है, ब्राह्मणों को परेशान कर रही है, उस जाति को परेशान कर रही है, उस धर्म को परेशान कर रही है और इनका रोटी सेकने का समय आ गया। खाली यही देखते हैं कौन परेशान है, किस पे कानून कार्रवाई हुई है, को किस जाति का है, किस धर्म का है, सरकार कौन सी करने वाली है, हमारी रोटी सेकी जा सकती है। इसलिए हम वहाँ चलते हैं झंडा लेकर और अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको उन माँ बेटियों से कोई संवेदना नहीं है, उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, लेकिन इनको अपनी राजनीति करनी है। और मैं योगी जी की सरकार पे हमें पूरा विश्वास है, उनके साथ भी न्याय होगा और जो किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उनके प्रति भी जो कानून कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। और ये रोटी सेकने वाले, जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं, इनको भी मुँह की खानी पड़ेगी। और कानपुर देहात की घटना पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने मांग की कि जो भी दोषी अफसर हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और पीड़ित परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। कानपुर देहात में जिस तरीके से घटना हुई है उसे लेकर यूपी में अब सियासत गर्मा गई है।
अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपना डेलीगेशन भेज रही हैं। हालांकि जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। ये कानपुर देहात की जो घटना हुई, जिस तरीके से वहाँ पर माँ बेटी की जलकर मौत हो गई, अब उस पर सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में। तमाम जो सियासी दल हैं वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन जो दोषी अफसर हैं कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, एफआईआर से नहीं मकसद है। दूसरी चीज़ की जो सरकार की मंशा है कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी भूमिहीन को उजाड़ना है तो पहले उसको बसने की व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद तब फिर उसको नोटिस दे करके उसको वहाँ शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन अधिकारी अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपने बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए कि हमने ये कर दिया, यहाँ उजाड़ दिया, अब उजाड़ दिया तब चलो जेल। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद घटना है और हम तो सरकार से कहेंगे कि भाई 25-25 लाख रुपया उस मृतक परिवार को और उसको रहने के लिए जो बचे हुए लोग हैं उनके परिवार के मकान और ज़मीन, भूमिहीन है उनको बसने के लिए और मकान की व्यवस्था सरकार कराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।